ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 1857 का आर्थिक कारण समझिए, या भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया वो समझिए। दोनों एक ही है। अभी तक जो आप लोगों को इतना दिन तक क्लास बताए वो भारत में अंग्रेजों का जो राजनीतिक कारण था वही 1857 का राजनीतिक कारण बनता है, ठीक है ना। उन्होंने जो पॉलिटिकल सिचुएशंस के कंडीशंस को बनाया, उसके कारण जो विद्रोह होता है, जमींदारों ने जो विद्रोह किया, शासकों ने जो विद्रोह किया, सैनिकों को जो साथ दिया, किसानों को जो साथ दिया, वो सारा का सारा अभी तक आप लोग पढ़ लिए। लेकिन अर्थव्यवस्था में उसने ऐसा क्या कर दिया? हम आपको क्या बताएं कि भारत में ये जो अंग्रेजों का जो आर्थिक नीति है, इसकी शुरुआत किससे होती है? व्यापार से, ठीक है। इसके लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है तो इस कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि ईस्ट के साथ व्यापार करके लाभ कमाना, ठीक है। ईस्ट के साथ व्यापार करके लाभ कमाना। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भारत के साथ व्यापार करती थी। भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही थी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रहा था। और ये जो व्यापार है ये किस चीज का कर रहा था? तो मसाला, सूती वस्त्र, हस्त शिल्प उत्पाद, इन सब चीजों का, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, कॉटन्स और स्पेसीज, इन सब चीजों का वो व्यापार कर रहे थे। यहां ये देखिएगा कि जब इन सब चीजों का व्यापार कर रहे थे, जो व्यापार संतुलन है, चेक एंड बैलेंस, ये व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में। ये व्यापार जो संतुलन है, ये व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तो सर के पास होगा, हाँ डायरेक्टर सर के पास होगा, उनको दिए वही है। तो यहां पे जो है शुरुआत जो होगा व्यापार का 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही थी। इन सब चीजों का जब व्यापार कर रही थी तो जो व्यापार का संतुलन है ये भारत के पक्ष में है। और जब भारत के पक्ष में है तो जितने यूरोपियंस स्कॉलर्स थे, यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ये इन यूरोपियन कंपनियों को क्रिटिसाइज किया।
क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि इन वस्तुओं को खरीदने के लिए कंपनियों को सोना और चांदी से भुगतान करना होता था। कंपनी अगर इन सब चीजों को खरीदता था तो अपने देश के जो सोने होते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वो सब सिक्के लेकर के आते थे और भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे। अर्थात भारत को लाभ हो रहा था, भारत को प्रॉफिट हो रहा था। और इन सब की इसकी आलोचना यूरोपीय विद्वानों, बुद्धिजीवियों द्वारा हुआ। जो यूरोपियन स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन सब ने इन सब की आलोचना की कि आप अपने लग्जरियस लाइफ के लिए, आप अपने टेस्ट के लिए, आप अपने घरों को नीलाम कर दो और भारत को दे दो। इन सभी के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, और जब क्रिटिसाइज किया गया तब देखेंगे क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के जो पक्ष में जो संतुलन है, व्यापार संतुलन है, इसको कम करने का प्रयास करेगा। व्यापार संतुलन को जो है वो कम करने का प्रयास करेगा। कम करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में बेच सके। वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते थे जिसका डिमांड भारत में हो। और जब उसका डिमांड भारत में नहीं था तो तभी तो ये क्या करते थे, सोने और चांदी का भुगतान करते थे। इसको कम करने के लिए उनके हाथ में एक चीज लग गया और वो है अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से खरीदता था अफीम को भी, ओपियम। अफीम को खरीद करके कहां बेचने लगा? चीन में। और इस अफीम के व्यापार से जो प्रॉफिट होता था, अब इन सब चीजों को खरीदेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, डायरेक्ट सोना चांदी लाता था, इसको खरीदता था और फिर यूरोप में ले जाकर के बेचता था। अफीम तो खरीदता है, लेकिन अफीम बेच करके फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे खरीदेगा। ठीक है, अब मतलब इसका जो व्यापार संतुलन है ना, भारत के पक्ष में ही रहेगा, बट इसका घाटा कम होगा। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहे थे कि अफीम को खरीद करके ये चीन में बेचते थे। चीन में बेचते थे। चीन में जब अफीम का दुष्प्रचार होने लगा, दुष्प्रभाव दिखने लगा, तो चीन की सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो यही एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब चीजों का स्मगलिंग, अफीम का चाइना में स्मगलिंग करवाने लगा। और स्मगलिंग डायरेक्ट बेचने में उतना फायदा नहीं है जितना स्मगलिंग में बेचने में फायदा है। अब चीन के इस अफीम व्यापार के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेर जो है सो मुनाफा होने लगा। जो व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था, उस घाटा को कम किया गया। किससे? तो चीन अफीम के व्यापार से। लेकिन अभी भी इतना घाटा कम नहीं हुआ है कि व्यापार संतुलित हो सके।
तभी देखेंगे क्या, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार हेतु क्या किया, यूरोपीय कंपनियों से युद्ध किया, यूरोपीय कंपनियों से युद्ध किया और उन्हें सीमित कर दिया। सीमित कर दिया उनका जो व्यापार का क्षेत्र था उसके अधिकार क्षेत्र को क्या किया, सीमित कर दिया। जो आपको हम बता चुके हैं, फ्रांस में कर्नाटक का युद्ध, डच का जो सो बेदरा का युद्ध, पुर्तगीज के साथ तालिकोटा में युद्ध, उसके बाद जो डेन थे उसको खरीद लिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी यूरोपीय कंपनी थे उन यूरोपीय कंपनियों के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजय के उपरांत इन कंपनियों का अधिकार जो क्षेत्र था, जो व्यापार क्षेत्र था, इन सब को क्या किया, वो लिमिट कर दिया। और लिमिट कर दिया तो इस व्यापार पर एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गया। पहले जो वस्तु, भारतीय वस्तु इन्हें महंगे मिलते थे, अब इन्हें क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण अंग्रेजों को भारतीय सामान सस्ता दाम में मिलने लगा। इन सब के कारण जो है वो भारतीयों को क्या हुआ कि सस्ते दामों में मिलने लगा। जब इन सब मूल्य पर प्राप्त होने लगा तो अब और व्यापार का घाटा कम हुआ। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ घाटा को कम करने के लिए किया जा रहा है, संतुलित करने के लिए नहीं। सिर्फ अटेम्प्ट है कि कैसे हम अपने व्यापार के घाटा को कम करें। ये सिर्फ जुगाड़ कर रहा है कि कैसे भारत के व्यापार में हमारा लाभ हो। अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हो रहा, प्रॉफिट हो रहा इसी भी व्यापार पर, लेकिन संतुलन जो है व्यापार का वो भारत के पक्ष में है। अभी भी भारत नहीं चाहता कि अंग्रेज भारत से बाहर जाए, क्योंकि भारतीय वस्तुओं का बाजार बना करके रखा हुआ यूरोप को। ऐसे में 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारुखसियर ने इन्हें चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। कस्टम फ्री, मर्चेंट राइट, कॉमर्शियल राइट। तो यहां पर देखेंगे क्या कि चुंगी मुक्त जब व्यापार का अधिकार दिया तो उसको तो पता होगा कि अब टैक्स इसको पे नहीं करना है, तो अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है या फिर जो परचेजिंग कॉस्ट लग रहा है वो तो घट जाएगा, है ना। अगर टैक्स नहीं देना होगा
तब तो वस्तु सस्ते मिलेंगे इनको। चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार से, इस अधिकार से दो चीजें हुआ। पहला चीज तो यह हुआ कि इनके जो व्यापारिक खर्च है, ये व्यापारिक खर्च कम हुआ। पहला चीज, इनका जो व्यापारिक खर्च है, ये व्यापारिक खर्च घट गया। दूसरा चीज, इसका दुरुपयोग करके इसका मिसयूज किया गया और मिसयूज करके जो है कंपनी के इनकम को बढ़ाया गया। हम आपको बता चुके थे जब आप लोगों को बताए होंगे बंगाल, हम ये बताए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से जब चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार मिला तो इसमें यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी उनके वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी कंपनियों को इसके अंतर्गत ला दिया, और जो टैक्स सरकार को दिया जाना है, जो टैक्स राज्य को दिया जाना है, वो टैक्स कौन कलेक्ट करने लगा? तो वो टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करने लगा। राज्य के आय के स्रोत घट गए और कंपनी के आय का एक स्रोत बढ़ गया। अभी तक हम यहां यह देख रहे थे कि कंपनी अपने लागत में कमी ला रहा है, लेकिन कंपनी का यहां पे भारत में आय बन रहा है, और जब आय बन रहा है तो इसी इनकम को अब कंपनी के लागत पर लगाएगा। तब देखेंगे क्या कि अब बहुत हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लागत को संतुलित करने में सफल हो जाएगा। अभी भी भारत का व्यापार, भारत में ये जो ब्रिटिश और भारत के बीच व्यापार है वो भारत के संतुलन में है। हम आपको बताएं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया, मोनोपोली प्राप्त हो गया, तो इस मोनोपोली को पाटने के लिए या फिर इस मोनोपोली के कारण भारतीय व्यापारियों, भारतीय शिल्पकारों को जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उनको संरक्षण मिला। किसका? देशी रियासतों का। और जब देशी रियासतों का मिला तो देशी रियासतों में एक रियासत है, कौन सा? बंगाल। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। में पलासी का युद्ध हुआ और पलासी के युद्ध में सफलता उपरांत बंगाल के नवाब से वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का जमींदारी अधिकार मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का जमींदार बना दिया गया। वर्धमान मिला और जब जमींदारी अधिकार मिला, टैक्स कलेक्टर ये बन गए, दीवान के रूप में काम करने लगे, तो अब इनका दूसरा आय का स्रोत बढ़ा।
अब यहां से वो टैक्स लेंगे और टैक्स लेने के बाद भारतीय वस्तु खरीदेंगे और इसको कहां भेजेंगे? लंदन। इसको भेजेंगे यूरोप। यहां पर देखेंगे क्या कि बहुत हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार संतुलन है वो कम हो गया। यही नहीं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे वो भी उसी में थे। क्यों? क्योंकि नवाब जो है कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़े बड़े उपहार दिया, और उपहार दिया इससे क्या हुआ? राजकोष खाली हो गया। बंगाल का जो राजकोष था वो खाली हो गया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संतुलन भारत से के पक्ष से हट करके ब्रिटेन के पक्ष में चला जाता है तब जब 1764 का बक्सर का युद्ध। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा है उस व्यापार के घाटा को वह मिनिमाइज कर दिया है। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के अनुसार, इलाहाबाद की संधि अनुसार कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी को दीवानी अधिकार जब प्राप्त होता है तो यहां पर कहां का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जब इन सब का दीवानी अधिकार प्राप्त होता है तो अब देखेंगे क्या कि व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में चला गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राज्य से, अपने देश से सोने के मोहरे लाने की जरूरत नहीं थी। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए वह इन्हीं टैक्स के पैसों का प्रयोग करेगा। भारत से टैक्स वसूलेगा, भारतीय वस्तु खरीदेगा, लंदन में बेचेगा और इसे सभी ओर से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। चहुमुखी विकास अब ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अब यूरोप में सबसे धनी देश का धनी कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। सबसे रिचेस्ट कंपनी के रूप में स्थापित होगा। 1764 के बाद जब दीवानी अधिकार प्राप्त होता है तो चूंकि दीवानी अधिकार का मतलब है टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाना, इन लोगों को इन्हीं के नाम पर टैक्स मिलेगा, टैक्स यही कलेक्ट करके अपने पास रखेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना तो भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय को ना तो भारत में भारत की संस्कृति आती है, भारत का टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं आता, ना ही भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर के बारे में उनको पहचान है। राजस्व वसूलने का क्या तरीका है ये भी नहीं जानते। राजस्व वसूलने के लिए जो राजस्व संग्रहकर्ता होते हैं उनके माध्यम से वसूलेंगे, उनके साथ भी इनका संबंध नहीं है। तब
राजस्व वसूलने के लिए प्रारंभ में ये इनके द्वारा जो सबसे पहला लैंड सेटलमेंट लाया गया उसका नाम है इजारेदारी। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला लैंड सेटलमेंट कौन सा लाया गया, तो वो है इजारेदारी। इजारेदारी का मतलब ठेकेदारी, ठेका पर दे देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि आप जो है वो तमिलनाडु में किसी गांव में, किसी गांव नहीं कस्बा में बड़ा सा जो सो कॉम्प्लेक्स खरीद लिए, ठीक ना। और जब तमिलनाडु में वो कॉम्प्लेक्स खरीद लिए और उस कॉम्प्लेक्स में पहले से जो लोग रह रहे थे उनसे अगर आप रेंट वसूलने गए तो मार खाएंगे कि पैसे वसूल के आएंगे? मार खाएंगे, क्योंकि वो तो आपको जानता नहीं, आप उसकी भाषा नहीं जानते, टैक्स रेंट जो वसूलना है किस दिन को वसूलना है वो भी नहीं जानते, कितना मोड में वसूलना है वो भी नहीं जानते। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? वो जो जिससे खरीदे हैं अगर वो सपोर्ट ना करे तो आप वहां पर जो गार्ड है उस गार्ड से कंसल्ट करेंगे कि भाई मालिक जो पुराना जितना वसूल करके देता था, जिससे जिससे जितना वसूलता, तुम्हारे पास तो रिकॉर्ड होगा ना किस किसको कितना देना, क्योंकि गार्ड को तो सब रिकॉर्ड रहेगा। तो अब है मालिक हम, तुम हमको यहां से इतना रेंट वसूल करके दे दो, इतना वसूल के दोगे तो तुमको हम कितना देंगे। अब गार्ड का इनकम बढ़ जाएगा, पेमेंट तो उसका बनना ही है, सोर्स ऑफ इनकम भी उसका बढ़ जाएगा। तो गार्ड को जो ठेकेदारी दी गई ना, इसी को कहते हैं इजारेदारी, मतलब ठेका पर दे देना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी मिला, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी मिला, तो इसने पूरे के पूरे क्षेत्र को कई रेवेन्यू एरिया में बांट दिया। जैसे रांची का रेवेन्यू एरिया, रामगढ़ का रेवेन्यू एरिया, उसके बाद हजारीबाग का रेवेन्यू एरिया, गढ़वा पलामू का रेवेन्यू एरिया, सबके एरिया में बांट दिया। तो ये जो रेवेन्यू एरिया है, अब रेवेन्यू एरिया जब है तो यहां पे बताया गया कि इस रेवेन्यू एरिया से जो जब सबसे ज्यादा हमको टैक्स वसूल करके देगा उसको यहां का जमींदार अर्थात जमीन का मालिक बना देंगे। सबने बोली लगाना शुरू किया, जो ज्यादा बोली लगाया वो वहां का टैक्स कलेक्टर बन गया। और जब टैक्स कलेक्टर बन गया तो ये जो बोली है उसी समय शर्त लिखा जाता था कि आपको कितने वर्ष के लिए चाहिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर समझौता एक था कि 1 वर्ष के लिए चाहिए या 2 वर्ष का, अधिकतम 5 वर्ष तक मिलेगा। तो जो लोग बोली लगाते थे उनको सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया था कि आप जितना बोली लगाए हैं ब्रिटिश सरकार को दे दो, आप किसानों से कितना वसूलते हो ब्रिटिश सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर नहीं देते हैं तो उसी वर्ष आपका जो राइट है वो छीन करके दूसरे को दे दिया जाएगा, फिर से जो सो ऑक्शन जारी किया जाएगा। और जब ऐसे में किसी को इजारेदारी मिलेगी तो वो ना तो कृषि पर ध्यान देगा ना किसानों पर ध्यान देगा, वो सिर्फ रेवेन्यू पर ध्यान देगा कि कैसे उसके पास अधिक से अधिक रेवेन्यू आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या गारंटी है कि अगले साल हमको यहां का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा इजारेदार आ जाएगा, तो जितना लूटना है लूटो। तो दीवानी मिलने के बाद
अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी भूमि बंदोबस्त, इजारेदारी भूमि बंदोबस्त लागू किया। इजारेदारी भूमि बंदोबस्त लागू किया। अच्छा, ये सबसे पहले भारत बंगाल में कौन लगाया था? मुर्शिद कुली था, याद है ना, मुगल से अलग होकर। लेकिन इस पहला मुस्लिम शासक जो लगाया है कौन सा शासक? जलंधर शाह जुल्फिकार खान के, जलंधर फिरोज शाह तुगलक भी लगाया है। तो फिरोज शाह तुगलक भी जो है ये लगाया है। तो यहां पर इजारेदारी व्यवस्था जो है, ये इजारेदारी व्यवस्था क्या है? ठेकेदारी, ठेकेदारी भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त। क्या प्रॉब्लम था इसका पता है? पहला तो इसमें समस्या यह था जमींदारों द्वारा कृषि और किसान पर ध्यान नहीं। कृषि और किसान पर ध्यान नहीं, या कृषि और किसान के विकास पर ध्यान नहीं। दूसरा, कंपनी का आय निश्चित, मतलब जब ये व्यवस्था आ गई तो इतना तो तय था कि कंपनी को इतना रेवेन्यू प्राप्त होगा, सर्टेन 200 रेवेन्यू प्राप्त होंगे, ये तय थे, घाटा नहीं होने वाला था। जमींदारों का आय निर्धारित नहीं। जमींदार बाहरी लोग, और जब बाहरी लोग थे तो किसान और जमींदार में भावनात्मक संबंध नहीं। किसान और जमींदार में किसी भी प्रकार का भावनात्मक संबंध नहीं है। हो गया?
गया। यहां पर सबसे बड़ा समस्या यह था जमींदार वर्ग धनी और शक्तिशाली हो रहे थे और यही डर था अंग्रेजों को कि आज हम ही से लिए हैं, कल हम ही को हटा करके अकेले ले लेंगे। जिसको दीवानी मिला उसका आय फिक्स है, सर्टेन है, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसका आय अनलिमिटेड है। और जिसके कारण क्या होगा कि ये दिन प्रतिदिन धनी होंगे, धन के कारण शक्तिशाली होंगे और अंग्रेजों को, कंपनी को अब लगने लगेगा कि यही वर्ग हमें सत्ता से उखाड़ देगा। यहां देखेंगे क्या कि ऐसे में जब कृषि और किसान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब क्या होगा? किसानों का विद्रोह, है ना? तब क्या होगा? किसानों का विद्रोह। और जब किसानों का विद्रोह होगा तब ये जो इनकम अनलिमिटेड इसका है, ये इनकम इनके इनकम को लिमिट करने के लिए और कंपनी को एक्चुअली में लाभ पहुंचाने के लिए इजारेदारी व्यवस्था के स्थान पर अब दूसरी व्यवस्था लाई जाएगी जिसका नाम है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, ठीक है? बता दें क्या हुआ? किस साल आया था सर इजाजत? किस साल आया था? आप खुद बताइए आंसर की बताएं या आपको नहीं बताएं? आप बताइए सर, बताएं कि नहीं बताएं? अरे जब बताए आपको कि दीवानी अधिकार मिला है तभी ये सब चीजें हो रहा है, तो 1765 से होगा। हाँ? है? हो गया? चलिए, इजारेदारी व्यवस्था के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु क्या हुआ? इस्तमरारी व्यवस्था लाया गया। इजारेदारी व्यवस्था को कम करने के लिए इस्तमरारी व्यवस्था लाया गया। इस्तमरारी व्यवस्था का मतलब समझते हैं? इस्तमरारी जो व्यवस्था है इसका मतलब है कि इश्तिहार जारी किया जाएगा इसके लिए। इश्तिहार मतलब पर्ची, पोस्टर, है ना? इसका मतलब है इश्तिहार जब जारी किया जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा अंग्रेज और गांव के कुछ लोगों के बीच। देखिए अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये गांव के बाहर के लोगों के बीच हो रहा था कि जो बोली लगाएगा उसको जमीन का मालिक बना देंगे। जितना दिन के लिए लेना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल तक के लिए। अब अगर मान लीजिए कि पटना का आदमी रांची का जमींदारी ले लिया तो उसको पटना के
उस जमींदार को रांची के किसान से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे यहाँ ब्याह है, मरनी है, छठी है, कोई मतलब नहीं है, हमको टैक्स दो, जाओ। लेकिन भारत में अभी जो गवर्नर जनरल बन करके आएगा उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी बोलते ना कि दूध में, गर्म दूध में मुंह डाल करके आया है, वो बिल्ली है। उसके हाथ से अंग्रेजों का एक बड़ा सा रियासत छूट गया है और कॉर्नवालिस ही वहां का गवर्नर था और वो है अमेरिका। अमेरिका जिस समय आजाद हुआ था उस समय अमेरिका का गवर्नर जनरल स्वयं कॉर्नवालिस था। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहता था कि अगर कहीं पे किसान और मजदूर हैं तो अगर उसके लिए काम करते हैं तो वो मजदूर और किसान हमारे पक्ष में बात करेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि इजारेदारी व्यवस्था का सबसे बड़ा डिमेरिट्स ये है कि टैक्स वसूलने का राइट हमने किसी आउटसाइडर को दे दिया है, और आउटसाइडर को दे दिया है तो नो एनी इमोशनल अटैचमेंट विद पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर। तो यहां पर किसी भी प्रकार का भावनात्मक संबंध उस जमींदार का किसान और कृषि से जब नहीं है तो ना तो कृषि के ग्रोथ पर ध्यान देगा, ना ही पीजेंट्स का जो इंडिविजुअल समस्या है उस पर ध्यान देगा। तो जो बाहरी व्यक्ति को हम लोग ने जमींदार बनाया, जरूरी है कि उसी गांव के एक व्यक्ति को जमींदार बना दो। अब जब उस गांव के एक व्यक्ति को जमींदार बना देंगे तो वह किसान की समस्या को जानेगा, वह कृषि की समस्या को जानेगा, और उसको ठेका पर नहीं देना है बल्कि परमानेंट दे देना है कि तुम ही यहां का गांव का मालिक हो, तुम ही इस गांव में जितना जमीन है सबका मालिक हो। तो ध्यान रखेंगे, यही जमींदारी व्यवस्था में जो लोग कहते हैं जमींदार कि ये मेरा खेत है, वो खेत उन्होंने बनाया नहीं बल्कि अंग्रेजों का दया है। भीख नहीं कह सकते, बस पहले से एसेट थे, पावर था, क्योंकि वो लोग खुद मुकद्दम चौधरी दिल्ली सल्तनत में पढ़ाए ना, तो चूंकि दिल्ली सल्तनत तो मुगल काल खत्म हो गया तो पावर तो उनके पास अभी भी था, जमीन का मालिक नहीं था, क्योंकि जमीन जो है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं था, ये कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी था, सामूहिक प्रॉपर्टी था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के किसी खास व्यक्ति को जिसके पास पैसा हो या सत्ता हो या सैनिक रहा हो, उसको जमीन का मालिक बना दिया। और जब जमीन का मालिक बना दिया तो कॉर्नवालिस का यह सोच था कि गांव के किसानों के साथ भी बेहतर संबंध रहेगा इसका, और कृषि के ग्रोथ पर भी ध्यान देगा, क्योंकि ये परमानेंट बन गया है, जमीन का मालिक ही यही है। शर्त यह थी कि टाइम टू टाइम रेवेन्यू देते रहना, नहीं दोगे तो जमींदारी छीन ली जाएगी। तो जमींदारी यहां पर देखेंगे कि चूंकि इश्तेहार जारी किया गया, इसको बोलते हैं क्या, इस्तेमारी व्यवस्था। क्योंकि यहां पर परमानेंट इसको दे दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। और चूंकि इस व्यवस्था में जमीन का मालिक एक व्यक्ति को बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, तो इसे इस्तेमारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट एंड जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जमींदारी लैंड सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लैंड सेटलमेंट है, ये लैंड सेटलमेंट कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया? 1793। कितना प्रतिशत भूभाग पर था? 19%। कहां पर था? तो बंगाल, बिहार, असम, इन सब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इन सब क्षेत्रों में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त था।
नहीं, अंग्रेजों ने जितना भारत में जीता है ना, उसका 90% लैंड पर जो लैंड किए हैं 1793 में ये लागू हुआ है। उड़ीसा भी होगा, असम भी होगा। हो गया? हो गया? देखिए क्या होगा। इसमें क्या था? इसमें जो है, इस व्यवस्था में यह था, देखिए ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा है, क्योंकि हम गांव के लोगों को ही बना रहे हैं। अगर जमीन का मालिक, तो ये कृषि पर भी ध्यान देगा और किसानों के साथ इसका भावनात्मक संबंध जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली किसानों को जानेगा। ऐसे में इस व्यवस्था में यह था कि 11/1, इसका मतलब है कि 10 भाग जितना टैक्स वसूलेगा, 10 भाग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगा और 1 भाग जो है वो जमींदार रखेगा। इसलिए तो बड़ा कंपनी बनी है। अगर 11 केजी चावल टैक्स में वसूला गया है, तो 10 केजी जो है अंग्रेज रखेंगे और 1 केजी जो है वो जमींदार रखेंगे। तो 10:1 का जो रेशियो था, अंग्रेजों का मानना था कि 1 रुपया जो इसका रेशियो है ना, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो कृषि के ग्रोथ पर ध्यान देगा। कॉर्नवालिस का मानना था कि अपना ये 1 रुपया बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कृषि को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो इसका 1 रुपया बढ़ेगा। लेकिन ये इतने बदमाश निकले, सबसे पहले जैसे ही इन लोगों को जमींदारी अलॉट हुआ, ये गांव छोड़ करके शहर आए। तो फिर वही कंडीशन हो गया, इमोशनल खत्म। और जब इमोशन खत्म हो गया तो कृषि पर ध्यान नहीं, किसान पर ध्यान नहीं, और अपना 1 रुपया बढ़ाने के लिए इन्होंने टैक्स 80% तक वसूल किया। मतलब अंग्रेज इसको सिखा नहीं रहे हैं, अंग्रेज को ये सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे लूटेंगे। तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार और जो सुरक्षा कवच है ना, वो भारत के वही लोग हैं। जमींदार वर्ग के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेज जाए। तो यहां पर देखेंगे क्या कि अब ये शहर चले जाएंगे, और शहर चले जाएंगे तो वो इमोशनल संबंध खत्म हो गया। कृषि के विकास पर ध्यान नहीं देंगे, किसानों पर किसी प्रकार निजी संबंध नहीं होगा, और जब ये सब संबंध नहीं होगा तो इसका सारा इंपैक्ट आप वहीं से भेज दीजिए इजारीदारी व्यवस्था पर। और जब इजारीदारी व्यवस्था पर दे दिए तो यहां पर भी किसानों का शोषण होगा, कृषि का शोषण होगा, अधिक से अधिक रेवेन्यू वसूल किए जाएंगे। और जब इसका भी परिणाम क्या होगा कि इसका भी परिणाम जो है वो किसानों का विद्रोह। लेकिन एक प्रश्न पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमीन का मालिक कौन होता था? तो जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था? तो जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का जो मालिक होता था वो जमींदार होता था। अब यहां पर तो शोषण दम भर के हो रहा है। कॉर्नवालिस तो अच्छा सोच करके लाया था कि कुछ तो भारतीय दया रखेंगे इन किसान और मजदूरों के साथ, लेकिन ये दया नहीं बल्कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए कहां पहुंच गए?
अब अस्थाई बंदोबस्त का सबसे बड़ा समस्या और इजारी जो सेटलमेंट है इसका भी सबसे बड़ा समस्या यह है कि जिसको टैक्स लेना है वो और जिसको टैक्स देना है वो, इन दोनों के बीच एक मीडिएटर है और वो है लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। ये जो बिचौलिया है, इस बिचौलिया के कारण, ये जो मीडिएटर्स है, इस मीडिएटर्स के कारण जो है भारत में कृषि को और किसानों का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अंग्रेज इसे हटाना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं हटाना चाहते? कि इन केस अगर कभी अंग्रेजों पर लाठी डंडा चला तो यही पहले खड़ा हो जाएंगे उसके खिलाफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रक्षा कवच के रूप में अब ये खड़ा हो जाएंगे। तभी एक दयावान व्यक्ति आएगा, दयावान अंग्रेज आएगा, जिसका नाम है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो का यह सोच रहेगा कि गड़बड़ जो है वो मीडिएटरशिप में है। थॉमस मुनरो का यह सोच रहेगा कि सबसे बड़ी गड़बड़ी का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो बिचौलिया, ये जमींदार। क्यों ना रेवेन्यू वसूल करने में इस जमींदार को ही हटा दें। रेवेन्यू वसूल करने में इस जमींदारों को ही हटा दें। तो थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास, बॉम्बे, दक्षिण भारत में एक नई भूमि बंदोबस्त लाया गया। नया भूमि बंदोबस्त, और उसका नाम है रैयत वारी व्यवस्था। ये हमेशा बोलता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने जितना प्रतिशत जीता उसमें 51% पर यही लागू था, अर्थात सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू था। क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों के भूभाग पर, इंडो ब्रिटिश क्षेत्र पर सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सा लैंड सेटलमेंट लागू था? तो कौन सा था? रैयतवाड़ी। रैयत जो वाड़ी है, ये रैयत वाड़ी में दो वर्ड है, एक रैयत और दूसरा वाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान और दूसरा का मतलब होता है खेत, किसानों का खेत। इसका मतलब है रैयत वाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक था, भूमि का मालिक वो कौन होता था? किसान। और जब भूमि का मालिक किसान है तो ऐसे में इस व्यवस्था में कोई मध्यस्थ नहीं है, कोई भी जो है वो मध्यस्थ नहीं है, कोई भी मीडिएटर्स नहीं है। हो गया? लेकिन इस व्यवस्था में भी किसानों का शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि राजस्व जो है वो नगद, उसके बाद निश्चित दिन, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर देना था। ये भारतीय किसान समझ नहीं पाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि टैक्स कलेक्टर के पास जमा दिए थे, गांव में दे दिया जाता था। अब कहां जमा करना है? नगद में देना है, फसल में नहीं देना है। और नगद में देने के लिए फसल को पहले बेचना होगा। अगर फसल बेचने जाएंगे, समय पर नहीं बेचा तो निश्चित दिन में नहीं दिए
तो जमीन जो आपके पास मालिकाना हक दिया है वो जमीन छीन लेगा और इन सब के जंजाल में फंस जाएंगे किसान और यहां पर भी किसानों का शोषण होगा। ये खराब व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था थी, बट किसानों को समझ नहीं थी। हाँ, सब समस्या, सब ट्रेजेडी है। इन सब के कारण क्या होगा कि भारत में जो है किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।